हेलो गाइस, आज बात करते हैं हम आदर्श और अनादर्श विलयन की। देखिए, इससे पहले आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था और राउल्ट के नियम के बाद इसका जो टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके सबसे पहले आपको याद रखना है। आदर्श विलयन के लिए तो आदर्श विलयन का मतलब होता है ऐसे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और ऐसे सभी विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी परिभाषा हो जाती है, इसको सब लोग रख लेते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बट इसमें आदर्श विलयन को पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, तो देखिए आदर्श विलयन के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है वही पॉइंट जो सब लोग याद करते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो परिभाषा इसकी याद करो, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए, मान लिया आपके पास यहाँ पर दो विलयन है, एक द्रव है, दो द्रव है आपके पास। एक द्रव ये है, एक दूसरा द्रव आपने और लिया हुआ है, जरूरी है कि यहाँ पर द्रव्य विलय, यहाँ पर दो पदार्थ लिए हुए हैं, एक विलायक है और दूसरा क्या है विलय। विलायक को ए से दर्शाते हो और विलय को बी से दर्शाते। विलायक और विलय दो पदार्थ आपने लिए, इन दोनों को मिलाकर के आपने यहाँ पर एक विलयन बनाया। इन दोनों को मिलाकर के आपने एक विलयन बनाया। ये बन गया है विलयन। देखिए, यहां पर आपको आदर्श विलयन के लिए कुछ कंडीशंस समझना है। आदर्श विलयन, कब इस विलयन को आदर्श विलयन कह सकते हैं हम। ये आपने विलयन बनाया है, दो पदार्थों को मिलाया, विलायक और विलय, ए और बी दो पदार्थ थे आपके पास, दोनों को मिलाकर के आपने विलयन बनाया है। इस विलयन को आदर्श विलयन कब कह सकते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है आदर्श विलयन के लिए। देखिए, ये जो विलायक है इसमें सभी कण विलायक के ही होंगे, तो इस द्रव के अंदर या इस पदार्थ के अंदर जो आकर्षण बल होगा वो विलायक विलायक अणुओं के मध्य होगा। केवल विलायक विलायक के मध्य आकर्षण लगेगा। यहाँ पर जो आकर्षण होगा वो विलय विलय अणुओं के मध्य आकर्षण लगेगा। और आपने यहाँ पर क्या किया, विलायक और विलय को मिला दिया। विलायक और विलय को मिलाकर के आपने क्या बनाया, विलयन। तो इस विलयन के अंदर अब विलायक के कण भी हैं और विलय के कण भी हैं। विलायक के कण भी है इसके अंदर और विलय के कण भी है। तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा विलायक और विलय के मध्य आकर्षण बल लगेगा।
ठीक है, वैसे इसको समझो, आपके पास शुद्ध विलायक था, तो शुद्ध विलायक में जो आकर्षण बल होगा वो केवल विलायक विलायक अणुओं के मध्य होगा। विलय है और विलय के मध्य जो आकर्षण होगा विलय विलय अणुओं के मध्य होगा। लेकिन आपने जो विलयन बनाया है उसमें यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा विलायक और विलय अणुओं के मध्य आकर्षण होगा। तो देखिए इसमें याद रखना, यहाँ पर हम बात करते हैं वाष्प दाब की। मान लिया इसको आपने बंद कर दिया, इसको भी आपने बंद कर दिया ऊपर से, और इसको भी आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर आपने इसका वाष्प दाब देखा। देखिए यहाँ पर जो वाष्प बनेगी शुद्ध विलायक की वाष्प में होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कण है सतह पर केवल शुद्ध विलायक के कण है। यहाँ पर जो वाष्प होंगी वो केवल किसकी होंगी, विलय की होंगी। और अवाष्पशील होगा तो विलय बनेंगे, वाष्प बनेंगे नहीं। और यहाँ पर इसकी सतह पर जो कण होंगे विलायक के कण भी होंगे और विलय के कण भी होंगे। तो ये कह सकते हैं यदि आप इस विलयन का कुल वाष्प दाब निकालते हो, यदि इस विलयन का कुल वाष्प दाब निकालते हो तो वो घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर आता है। ये आदर्श विलयन की एक कंडीशन है, याद रखना। मतलब ये कह सकते हो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम यही तो कहता था कि यहाँ पर ध्यान रखना, आपने प्रूव किया था राउल्ट का नियम कि इसमें ध्यान रखना विलयन का कुल वाष्प दाब होता है वो घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, प्रूव किया था इसमें। तो याद रखना आदर्श विलयन की एक पहली कंडीशन आपको याद रखना है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर आता है। पी ए क्या है यहाँ पर, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, पीबी क्या है, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। तो यहाँ पर याद रखो इसमें जो आकर्षण बल था विलायक विलायक के मध्य, इसमें विलय विलय के मध्य था, इसमें विलायक विलय के मध्य था। तो यहाँ पर याद रखना जब विलायक विलायक और विलय विलय अणुओं के मध्य जितना आकर्षण लगता है ठीक उतना ही आकर्षण लगेगा विलायक और विलय अणुओं के मध्य। मतलब आदर्श विलयन की दूसरी कंडीशन आप ये, पहली कंडीशन ये याद रखोगे, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी। पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया था विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। दूसरी में आपको याद रखना है इसमें विलायक विलायक और विलय विलय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान विलायक और विलय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बराबर होता है। ये भी राउल्ट के नियम की कंडीशन। जितना आकर्षण विलायक विलायक अणुओं के मध्य लग रहा है या जितना आकर्षण विलय विलय अणुओं के मध्य लग रहा है ठीक उतना ही आकर्षण विलायक और विलय अणुओं के मध्य भी लगेगा। ये किसकी कंडीशन है, आदर्श विलयन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, जब इसमें ध्यान रखना आकर्षण यहाँ पर जितना आकर्षण समान अणुओं के मध्य लग रहा है उतना ही आकर्षण असमान अणुओं के मध्य लग रहा है। तो ये कह सकते हैं इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना आयतन आप यहाँ पर ले रहे, मान लीजिए यहाँ पर आपने 50 ml लिया, इसका भी 50 ml लिया, तो यहाँ पर विलयन का जो कुल आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 ml ही होगा। क्योंकि याद रखना जितना आकर्षण इनके मध्य था उतना ही आकर्षण इनके मध्य था, न तो आयतन बढ़ पाएगा ना आयतन घट पाएगा, तो आयतन का मान समान रहेगा। तो ये कह सकते हैं आदर्श विलयन की तीसरी कंडीशन होगी इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा भी मिक्स, डेल्टा भी मिक्स का मतलब है आयतन में परिवर्तन। मिक्स वाला मिश्रण है, मिश्रण के आयतन में परिवर्तन, मतलब मिश्रण पर किसको कह रहे हैं, विलयन को। तो मिश्रण के आयतन में परिवर्तन कितना होता है, 0, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आकर्षण यहाँ पर घट रहा होता या बढ़ रहा होता तो आयतन घटता या बढ़ता, बट जितना आकर्षण समान अणुओं के मध्य लग रहा है ठीक उतना ही आकर्षण असमान अणुओं के मध्य लग रहा है, इसलिए आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक यहाँ पर याद रखना एंथैल्पी, तो ये चौथा इसका जो पॉइंट होगा उसमें आपको याद रखना, देखिए जितनी ऊर्जा आपको समान अणुओं को तोड़ने के लिए लग रही है, मतलब आपको याद रखना है यहाँ पर जो अणु बने हुए थे वो समान अणुओं के मध्य विलायक विलायक के परमाणु मिलकर के अणु बना रहे थे। यहाँ पर विलय विलय के परमाणु ने मिलकर के अणु बनाया था, बट जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये समान परमाणुओं के बीच जो बंध बन रहा है टूटेगा और ये अपना आपस में असमान अणुओं के मध्य बंध बनाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जितनी ऊर्जा आपको याद रखना है समान अणुओं के
तोड़ने में लगती है उतनी ही ऊर्जा यहाँ पर आपको याद रखना है उत्सर्जित हो जाती है। तो ये कह सकते हैं इसमें ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना परमाणु के बीच जो बंध बन रहा है, परमाणु के बीच अणु बनाने के लिए जो बंध बनता है उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ध्यान रखना नया बंध बनने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे एंथैल्पी कहते हैं। तो ये कह सकते हो जब आदर्श विलयन की अपन बात करते हैं तब इसमें एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है। देखिए आदर्श विलयन के लिए फिर से आपके ऊपर बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं धातु पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। मान लिया आपने दो घटक लिए थे ए और बी, दोनों को मिलाकर के आदर्श विलयन बना लिया। यहाँ पर याद रखना पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, आदर्श विलयन के लिए विलयन का जो कुल वाष्पदाब होता है वो घटकों के आंशिक वाष्पदाब के योगफल के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखना समान अणुओं के मध्य जितना आकर्षण बल लग रहा है ठीक उतना ही आकर्षण असमान अणुओं के मध्य लगता है। मतलब जितना विलायक और विलय विलय अणुओं के मध्य आकर्षण लगा है ठीक उतना ही आकर्षण किसके मध्य लगेगा? विलायक और विलय अणुओं के मध्य लगेगा। यदि समान आकर्षण लग रहा है तो इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी विलयन का जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी कितना होगा? शून्य। और जितना ऊर्जा आपको याद रखना समान अणुओं के मध्य बने बंध को तोड़ने में लग रही थी ठीक उतनी ही ऊर्जा आपको याद रखना है असमान अणुओं के मध्य बंध बनने में लग रही है। तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब विलयन की एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आदर्श विलयन की याद रखना कुछ शर्तें हैं, 4 शर्तें हो जाती हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो आदर्श विलयन के ध्यान रखना कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लिया ए की जगह आप ले लो बेंजीन को C6H6 को, और बी की जगह हम ले लेते हैं टॉल्यून को C6H5CH3। तो बेंजीन और टॉल्यून का जो मिश्रण बनता है वो आपको याद रखना है आदर्श विलयन का उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl तथा C6H5Br ब्रोमोबेंजीन। देखिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बट आपको कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल याद रखना है। बेंजीन और टॉल्यून का मिश्रण जो बनता है वो आदर्श विलयन का उदाहरण होगा। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का उदाहरण होता है वो किसका होगा? आदर्श विलयन का होगा। नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन कह सकते हो। तो ये आपको याद, देखिए आदर्श विलयन को एक ग्राफ के द्वारा भी हम समझेंगे। मान लिया आपने दो घटक लिए थे, पहला आपका घटक ए था और घटक ए का शुद्ध अवस्था में जो वाष्पदाब आप लेते हो क्या लेते हो? P0 A लेते हो। और इसका मोल प्रवाह अगर अपन ले तो मोल प्रवाह क्या हो जाएगा? जीटा ए हो जाएगा, जीटा ए। तो याद रखना आपके पास घटक ए है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में जो वाष्पदाब है वो P0 A होगा और इसका शुद्ध अवस्था में जो मोल प्रवाह होगा वो कितना हो जाएगा? जीटा ए इक्वल 1 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब P0 A होगा और शुद्ध अवस्था में इसका मोल प्रवाह कितना होगा? 1 होगा। ऐसे मान लिया आपके पास जो दूसरा घटक है V घटक है बी, इसका अगर शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब देखते हो तो P0 भी हो जाएगा और इसका शुद्ध अवस्था में जो मोल प्रवाह होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अब इसे हम आदर्श विलयन बनाएंगे। ये दोनों घटक मिलकर के आदर्श विलयन बना रहे हैं। हमने मान लिया कि दोनों घटक मिलकर के आदर्श विलयन बना रहे हैं। तो इसको ग्राफ में अपन कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं ये देखेंगे। देखिए मान लिया आपके पास दो घटक हैं A और V। यहाँ पर मान लिया आपके पास घटक A है, इसका आपने वाष्पदाब मान लिया है शुद्ध अवस्था में P0 A। ऐसे ये घटक B का वाष्पदाब आपने मान लिया है शुद्ध अवस्था में P0 V। यहाँ पर घटक A था जिसका मोल प्रवाह इक्वल 1 कर दिया और घटक B यहाँ पर 0 है। आपके पास यहाँ पर घटक B बिल्कुल नहीं है, घटक B का मोल प्रवाह 0 है। ऐसे इसी तरह आपको याद रखना है यहाँ पर घटक B का मोल प्रवाह 1 है और घटक A का मोल प्रवाह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब याद रखो आपने मान लिया आपके पास घटक A था शुद्ध अवस्था में, जब इसमें आप घटक B को मिक्स करते हो तो इसका वाष्पदाब ध्यान रखना क्या होगा? कम होता जाएगा और यहाँ पे आके मान लिया इसका जो वाष्पदाब कितना हो गया है? 0 हो गया। इस बिंदु पे आकर के घटक B का वाष्पदाब कितना हो गया? 0। इसी तरह से आप घटक B में मान लो घटक A को मिला रहे, दोनों को मिलाया, घटक A में B को मिलाया या B में A को मिलाया, तो आपको याद रखना जिस तरह आप घटक B में A को मिक्स करते हो तो इसका भी वाष्पदाब ध्यान रखना घट करके कितना हो जाएगा? यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन अपन दिखा रहे हैं, ये घटक A के आंशिक वाष्पदाब को दर्शा रही है।
ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प, घटक ए का आंशिक वाष्प दाब। ऐसे ये वाली लाइन जो है ये बी का आंशिक वाष्प दाब दर्शाता है, आंशिक वाष्प दाब। लेकिन इस विलयन का जो आपने घटक ए और घटक बी को मिलाकर के कुल जो विलयन बनाया है, उस विलयन का जो कुल वाष्प दाब आएगा वो याद रखना घटक ए और घटक बी दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर आता है। तो यहां पर अपन ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी। याद रखना ये घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था, और यहाँ पर जो पी ए लिखा है हमने, इसमें बी को मिक्स करने के बाद घटक ए का आंशिक वाष्प दाब है। ऐसे ये घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था, लेकिन पीबी यहाँ पर क्या है, ए को मिक्स करने के बाद घटक बी का आंशिक वाष्प दाब है ये पीबी। तो इसके लिए ये भी लिख सकते हो, या पी टोटल इक्वल पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तो याद रखना ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। राउल्ट के नियम में भी आपने यही प्रूव किया था कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर ग्राफ से भी हम इसको दर्शा सकते हैं राउल्ट आदर्श विलयन को। तो आदर्श विलयन के लिए जो कुल वाष्प दाब आता है वो घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर आता है। यदि आपसे ग्राफ में पूछा जाता है कि ग्राफ में आदर्श विलयन को समझाइए, तो आप इस तरह से ग्राफ में भी आदर्श विलयन को एक्सप्लेन कर सकते हो। जो यहां पर ग्राफ जो बनता है ये वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है, और ये क्या था, मोल प्रवाह। वाष्प दाब और मोल प्रवाह के बीच आपने ग्राफ बनाया है, याद रखना। तो आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब और मोल प्रवाह के बीच ग्राफ। चलिए आदर्श विलयन की बात करते हैं। आदर्श विलयन की तो याद रखना, जैसे आपने आदर्श विलयन की परिभाषा याद की थी कि ऐसे सभी विलयन जो सभी सांद्रता और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा, ध्यान रखना। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखिए यहां पर मान लिया आपके पास दो घटक हैं, एक घटक ए है और दूसरा जो आपके पास घटक है वो घटक बी है। घटक ए और घटक बी दोनों घटकों को मिलाकर के आपने बना लिया यहां पर क्या, विलयन। दो घटक थे आपके पास, दोनों घटकों को आपने मिलाकर के बनाया यहां पर विलयन। ये विलायक मान लेते हैं, घटक ए को विलायक, घटक बी को विलेय, और ये है विलयन। विलयन देखिए यहां पर आपको याद रखना है, हमने जो इसकी परिभाषा लिखी है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब अनादर्श विलयन कहलाते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो घटकों के आंशिक वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। याद रखना, घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसके लिए पहली शर्त बनेगी वो पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी। इसको याद रखना, नॉट इक्वल में कर देंगे कि बराबर नहीं होगा। मतलब या तो यहाँ पर याद रखना, जो कुल वाष्प दाब आएगा, जो कुल वाष्प दाब आएगा वो घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल से अधिक आएगा या फिर कम आएगा, लेकिन बराबर नहीं आएगा। याद रखना। अब इसी तरह मान लो यहाँ पर इसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो विलायक विलायक के अणुओं के मध्य लगेगा। यहाँ पर जो आकर्षण बल लगेगा वो विलय विलय अणुओं के मध्य लगेगा। तो यहाँ पर जो आकर्षण लगेगा विलायक और विलय अणुओं के मध्य आकर्षण।
तो इसके लिए दूसरी शर्त बनेगी, उसमें आपको याद रखना है, इसमें विलायक विलायक और विलय विलय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान विलायक और विलय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ये भी इसमें बराबर नहीं होता। यदि बराबर होगा तो वो आदर्श विलयन होगा, और बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। तो ये कह सकते हो यहाँ पर जो विलायक विलायक और विलय विलय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बराबर नहीं होता है किसके, विलायक और विलय अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर। या तो आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा विलायक विलय अणुओं के मध्य लगने वाले इनकी तुलना में, या फिर कम होगा। तीसरी जो शर्त है आयतन, देखिए यहाँ पर जब आकर्षण का मान यहाँ पर असमान अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो समान अणुओं की तुलना में या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आयतन भी घटेगा या बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, आयतन निर्भर करता है पूरी तरह से किसमें, अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण पर। यदि अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान समान था तब आयतन भी समान था। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना, आकर्षण मान लिया, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लिया आपने 50 ml लिया घटक ए को, 50 ml लिया घटक बी को, और यहाँ पर इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल था उससे थोड़ा सा प्रबल आकर्षण बल लग जाता है, मजबूत आकर्षण बल लगेगा, तो इसका जो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आयतन कम होगा तो आपको याद रखना है इसमें घटक और बी के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान अधिक होगा, मजबूत होगा किसकी तुलना में, तो यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर तो आयतन इसकी तुलना में दोनों का टोटल आयतन आएगा वो 100 ml से थोड़ा सा कम आएगा। यदि आकर्षण यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, प्रबल आकर्षण लग रहा है इनकी तुलना में, तो यहाँ पर आयतन क्या आएगा, थोड़ा सा घट के आएगा। और यदि मान लिया इसमें घटक ए और घटक बी के मध्य जितना आकर्षण लग रहा है उससे थोड़ा सा कमजोर आकर्षण हो, दुर्बल आकर्षण लग रहा हो, तो यहाँ पर आयतन बढ़ेगा, आयतन थोड़ा सा फैलेगा, बढ़ेगा। तो याद रखना इसमें अनादर्श विलयन में इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण का बराबर मान है, उतना आकर्षण इसके मध्य नहीं है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो यहाँ पर याद रखना आयतन भी क्या हो जाएगा, आयतन परिवर्तन, विलयन का जो आयतन परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, मतलब कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन होगा। ऐसी तरह से अपन एंथैल्पी में परिवर्तन को देखेंगे, तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसके लिए भी आपको याद रखना है, जितना ऊर्जा इस अणु के मध्य लगे बंध को, इस अणु के मध्य लगे जो बंध है इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा लग रही है उससे या तो यहाँ पर अणु बनने में ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, कम हो रही है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी ध्यान रखना इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे, नॉट इक्वल 0 कहेंगे। मतलब ये टोटल जो कंडीशन है आदर्श विलयन की अपोजिट है। आदर्श विलयन में आपने सभी को इक्वल किया था, यहाँ पर नॉट इक्वल किया हुआ है, मतलब आयतन परिवर्तन बराबर नहीं है, एंथैल्पी परिवर्तन भी बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल 0 हो जाएंगे। मतलब चेंज अगर इसमें निकालोगे, यहाँ पर टोटल जो एंथैल्पी परिवर्तन है, जो टोटल इसकी जो एंथैल्पी है वो यहाँ पर इसकी एंथैल्पी के बराबर नहीं है, तो परिवर्तन क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। अगर बराबर होती तो यहाँ पर 0 आता और आदर्श विलयन होता। तो आपको याद रखना इसमें एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं होता, आयतन परिवर्तन भी 0 नहीं होता, समान अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान असमान अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता, और कुल वास्तव होता है घटकों की आंशिक वास्तव के योगफल के बराबर नहीं होता है। अब आपको याद रखना है, अब ये इस अनादर्श विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है। अनादर्श विलयन को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है धनात्मक विचलन वाले विलयन, अनादर्श विलयन के प्रकार। पहला होता है धनात्मक विचलन वाले विलयन, धनात्मक विचलन वाले विलयन। और धनात्मक विचलन वाले विलयन का मतलब यह है कि जैसे मान लिया आपने अनादर्श विलयन बनाया 2 घटकों को मिलाकर के, तो जो विलयन बनेगा उसका कुल वास्तव, उसका जो कुल वास्तव होगा उसका मान अधिक होगा घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से। देखिए धनात्मक का मतलब है सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, कुल वास्तव पॉजिटिव होगा। इसी तरह ये भी कह सकते हो जो समान अणुओं के मध्य आकर्षण लग रहा था, समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान अधिक होगा असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण से, तभी तो आयतन फैलेगा यहाँ पर।
इसके मध्य जो असमान अणुओं के मध्य आकर्षण लग रहा है वो कम है इसकी तुलना में, तो आयतन क्या होगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, तो आयतन में वृद्धि कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो, यहाँ पर जो आयतन परिवर्तन होता है विलयन का वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यदि आकर्षण यहाँ पर मजबूत होगा तो आयतन घटेगा और नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर क्या है, आयतन कमजोर है, पहले की जो समान अणुओं के मध्य जो आकर्षण लग रहा है उसकी तुलना में कम आकर्षण है, तो आयतन थोड़ा सा फैल जाएगा। इसी तरह आपको याद रखना है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, धनात्मक विचलन वाले विलयन की शर्तें हैं, इसमें याद रखना कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल के ज्यादा होता है, समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान असमान अणुओं की तुलना में अधिक होता है, आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है और एंथैल्पी परिवर्तन भी यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा। अब इसी तरह बात करेंगे ऋणात्मक विचलन वाले विलयन की। दूसरा इसका जो प्रकार है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। तो इसमें आपको याद रखना है, इस प्रकार के विलयनों के लिए जो कुल वास्तव होता है उसका मान कम होगा घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से। दूसरा पॉइंट, समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होगा असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से। तीसरा पॉइंट, आयतन परिवर्तन निगेटिव आएगा, यदि इसमें आकर्षण मजबूत है तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और फोर्थ पॉइंट इसका जो होगा एंथैल्पी परिवर्तन भी इसका कितना होगा, नेगेटिव होगा, एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव होगा। मतलब ये कह सकते हो यहाँ पर जो बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा लग रही थी वो यहाँ पर बंध बनने की जो ऊर्जा है उसके समान नहीं है, बराबर नहीं है, तभी तो ये एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर नॉट इक्वल जीरो कर दिया था, जीरो के बराबर नहीं था। लेकिन ध्यान रखना इसमें धनात्मक विचलन वाले विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव आएगा और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए दोनों के उदाहरण भी देख लेते हैं, धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के। कोई से भी दो उदाहरण याद कर लिया करो। तो इसका यहाँ पर ध्यान रखना जो उदाहरण एग्जाम्पल बनता है धनात्मक विचलन वाले विलयन का, तो याद रखना इसका जो एग्जाम्पल है H2O प्लस एल्कोहल, H2O प्लस एल्कोहल, जल और एल्कोहल को मिलाओगे धनात्मक विचलन वाला विलयन बनेगा। दूसरा उदाहरण CH3COCH3 एसीटोन प्लस बेंजीन, ये दोनों मिलकर भी धनात्मक विचलन वाला विलयन बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसके दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल याद रखना, इसके पहला एग्जांपल H2O प्लस नाइट्रिकम HNO3, दूसरा एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो ये इनके एग्जांपल भी आपको याद रखना। चलिए धनात्मक विचलन वाले विलयन को और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन को ग्राफ द्वारा भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो बना हुआ है धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए है और ये जो ग्राफ बना हुआ है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के लिए है। इसमें आपको दिख रहा है हमने दो घटकों को मिलाया, ये घटक ए और ये घटक बी, दोनों घटकों को मिलाया तो कुल वास्तव जो निकल के आया, यहाँ पर कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से अधिक आया, घटकों के आंशिक वास्तव के योग से अधिक आया। ये घटक ए का वास्तव है, घटक बी का वास्तव है, दोनों घटकों का योगफल किया तो कुल वास्तव इससे ज्यादा निकल के आ रहा था, कुल वास्तव दोनों घटकों के योगफल से भी ज्यादा आ रहा। इसी तरह ऋणात्मक विचलन में आप देख रहे हो यहाँ पर ये घटक ए घटक बी दोनों घटकों को आपस में मिलाया तो यहाँ पर जो कुल वास्तव आया है वो दोनों घटकों के वास्तव के योगफल से कम आया। तो ये आपको याद रखना, ग्राफ में आपको दिख रहा है जिस तरह से हमने आदर्श विलयन में ग्राफ के द्वारा समझा था तो वहां पर कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल के बराबर आता है। यहाँ पर धनात्मक विचलन में कुल वास्तव ज्यादा आता है घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से और ऋणात्मक विचलन में कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से कम आता है।
जैसे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का अंतर भी देख लीजिए। आदर्श विलयन में हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आदर्श विलयन में कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल के बराबर होता है, अर्थात पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी पी टोटल बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। या यहाँ पर कैसे तो कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल के बराबर नहीं होता है, तो इसके लिए ये इक्वेशन आएगा नॉट इक्वल। यहाँ पर आयतन परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा बी मिक्स नॉट इक्वल जीरो, सॉरी डेल्टा बी मिक्स इक्वल जीरो हो जाएगा, मतलब आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर डेल्टा बी मिक्स नॉट इक्वल जीरो होगा, अर्थात आयतन में परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पर आयतन परिवर्तन जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, या तो मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो आपको याद रखना है इसमें आयतन में परिवर्तन होगा। ऐसे एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये पूरा मैंने लिखा नहीं, आपको याद रखना है समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बराबर होता है, और इसमें समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बराबर नहीं होता है। उसके बाद एक एक इसमें उदाहरण नोट कर देंगे। तो आपको इस तरह से 6.1 के और भी बहुत सारे आप पॉइंट बना सकते हो, बट ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अगर आपसे अंतर पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखोगे। चलिए इसके बाद अंतर देखते हैं। धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर पूछा जाता है। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन में आपको याद रखना है जो कुल वास्तव आता है वो घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से अधिक आता है, अर्थात कह सकते हो पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर पी टोटल मतलब कुल वास्तव है, पी ए घटक ए का वास्तव, पी बी घटक बी का आंशिक वास्तव। तो इन दोनों के योगफल किया, इसमें टोटल वास्तव ज्यादा निकल के आ रहा है दोनों के योगफल से। या इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो, आपने राउल्ट के नियम से निकाला था, पी ए का जो मान निकाला था पी नॉट ए जीटा ए निकाला था, ऐसे पी बी का मान निकाला था पी नॉट बी जीटा बी। तो इस मान को अपन लिख सकते हैं। तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये वाला इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। और ऐसे इसमें याद रखना है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में कुल वास्तव घटकों के आंशिक वास्तव के योगफल से कम आता है, तो इसके लिए इक्वेशन आएगा ये पी टोटल का मान कम है किससे, घटक ए और घटक बी के आंशिक वास्तव के योगफल से। आपने देखा धनात्मक विचलन वाले विलयन में आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में आयतन परिवर्तन ऋणात्मक होता है। धनात्मक विचलन वाले विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। और आपको याद रखना है इसमें समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण से अधिक होता है, मतलब समान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण का मान ज्यादा है किससे, असमान से। ऐसे यहाँ पर आपको याद रखना है समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण का मान कम होता है किससे, असमान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण से। ये निम्न क्वथन स्थिरपाती मिश्रण बनाते हैं और ये उच्च क्वथन स्थिरपाती मिश्रण बनाते हैं। स्थिरपाती मिश्रण क्या होता है इससे आगे वाले वीडियो में देखोगे आप, आगे जो वीडियो आएगा। तो अभी याद रखो केवल ये निम्न क्वथन स्थिरपाती मिश्रण बना लेते हैं और ये उच्च क्वथन स्थिरपाती मिश्रण बनाते हैं, और उसके बाद इसका एक एक एग्जांपल आप देख सकते हो। तो इस तरह से धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श विलयन कैसे कहते हैं, अनादर्श विलयन कैसे कहते हैं, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।